देशमुख साहब, मुझे ना मुंबई पुलिस का स्लोगन बहुत पसंद है। सदरक्ष न्याय, खल निग्रह न्याय, अच्छों की सुरक्षा और बुरों का विनाश। काफी हीरोइक लाइफ जी है आपने देशमुख साहब। 58 एनकाउंटर के लिए मेरा फिगर सही है कि गलत है? कौन कौन सी गैंग के थे और कौन कौन लोग थे ये? शूट आउट एट लोखंडवाला में दाऊद के थे, अबू सलीम के 8-9 थे, बाकी दगड़ी चौल में पुलिस ने छापा मारना रेगुलरली शुरू किया। 100-150 औरतें आके खड़ी हो जाएगी आपके रास्ते पे, आपको अंदर जाने नहीं देगी। उनको चांस देते थे अंदर छिपने के लिए। ऐसे ही माहौल धारावी में होता था जब वरदराजन मुदलियार उसको अरेस्ट करने जाते थे। वहाँ भी लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते थे। छोटी छोटी माफिया कॉलोनीज थी मुंबई की, उस समय तो थी, आज नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका एज़-इट-फाइल्स पे। मैं हुसैन ज़ैदी आपकी खिदमत में हूँ। आज आपके सामने मौजूद हैं मुंबई पुलिस के हीरो, जो बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, बट आज हमारे साथ वो कहानी डिस्कस करेंगे उस तरीके से जो उन्होंने इससे पहले डिस्कस नहीं की हैं। जी हाँ, मिस्टर सुनील देशमुख, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जब से हम क्राइम ब्रांच में रिपोर्टिंग कर रहा था, तब से मिस्टर देशमुख मेरे दोस्त हैं। इनकी लाइफ में बहुत नए नए आयाम हैं, नए नए डायमेंशंस हैं जो इन्होंने अब तक बाहर जाहिर नहीं किए हैं। आज हम लोग उन कहानी डिस्कस करते हैं। 58 एनकाउंटर्स किए हैं। इस 58 में कुछ खालिस्तानीज हैं, इसके अंदर कुछ क्राइम ब्रांच के लोग हैं, पाकिस्तानीज हैं। मतलब आई थिंक जो वैरायटी ऑफ एनकाउंटर इनके पास है 58 में, शायद ही वो किसी मुंबई पुलिस के अफसर के पास होगी। देशमुख साहब, मैं इससे पहले के एनकाउंटर्स पे जाऊँ, पहले हम लोग बात करते हैं जो तानिया कुली को आपने दगड़ी चौल के अंदर घुस करके गिरफ्तार किया था रज्जी मर्डर केस में, वो कहानी बताइए ना। हम लोग उस समय एटीएस में थे, जी ए खान साहब का जो स्क्वाड था उसमें थे, जी और मार्च 1992 में ए रजीउद्दीन रिजवी जी अलायस रज्जी, जी ये एक दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी और उसका हवाला का पूरा हैंडलिंग करने वाला हम्म एक मेन गुर्गा था। हम्म डोंगरी में उसकी ऑफिस थी, रहता बैंड्रा में था। जी तो वो मार्च में एक दिन शाम को अपने घर जा रहा था, तो बैंड्रा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने जब उसकी कार आई, तो उसकी कार के ऊपर 6-7 लोगों ने AK-47 से फायरिंग की थी। एक ही ऑडिशन से? तो AK-47 की कम से कम 20 या 22 गोली तो टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर लगी थी। इतनी अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग की थी। अच्छा। उसमें एक राह चलता हॉकर था, वो मर गया था, और रज्जी और उसका ड्राइवर खत्म हो गए थे उस केस में। तो तब का ये बहुत सेंसेशनल केस था। मुंबई में पब्लिक स्ट्रीट पे AK-47 से इतनी अंधाधुंध फायरिंग, और वो पब्लिक शाम को 4:30-5 बजे का समय था, तो पब्लिक के सामने ये सब हुआ था, तो काफ़ी दहशत बढ़ गई थी। तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन हम पैरेलल कर रहे थे लोकल पुलिस के साथ में। तब जानकारी मिली थी कि ये काम अरुण गवली की वहाँ से हुआ है, और उसके जो मेन गुर्गा है तानिया कोली और पोत्या था एक, और उसके साथ में और 7-8 जन थे। इन लोगों ने मिलके ये अंजाम दिया था इस मर्डर को। तो उनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। वो लोग रहते मुंबई के अंदर ही थे, बाहर जाते नहीं थे, पर उनको ट्रेस करना, क्योंकि उनकी कोई जानकारी नहीं देता था, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये लोग दगड़ी चाल के अंदर रहते थे, फिर भी मिलते नहीं थे। जब भी हमारे से पहले शायद वहाँ पे क्राइम ब्रांच ने 37 या 38 टाइम्स एंट्री की थी, सर्चेस किए थे, पर उनको कोई भी मिला नहीं था दगड़ी चाल में, क्योंकि काफ़ी ए से लेके आई तक चाल थी। एक एक चाल में 30-40 घर थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वहाँ पे, और पूरा एक किले जैसा कॉम्प्लेक्स था वो। एक ही एंट्री थी, और वो गेट भी हमेशा 24 घंटा बंद रहता था। अगर पुलिस भी आए तो गेट खोलने के लिए कम से कम एक 15-20 मिनट जाता था, उससे पहले वो लोग गेट नहीं खोलते थे। तो इस तरह का उनका वो तब दगड़ी चाल का, इसीलिए उसको दगड़ी चाल बोलते थे कि कोई अंदर उनकी मर्जी के बिना नहीं घुस सकता है, पत्थर की या जा नहीं चौल, सकता है। पत्थर की चौल। तो वहाँ पत्थर- सुरंगें थी और छोटे छोटे घर थे। हाँ, तो
वहाँ पे जो भी चाल में घर थे वो सारे 150-200 स्क्वायर फुट के घर थे, पर वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कंसीलिंग के लिए जगह बना के रखी थी। मार्च में जब 92 में मर्डर हुआ उसके बाद में एक आध महीने के बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस गैंग से जो मर्डर से जुड़े हुए सारे गुंडे हैं वो दगड़ी चाल में अभी प्रेजेंट है। तो ए खान साहब के कहने पे हमने पूरी टीम बना के वहाँ लेके गए थे। हमने एसआरपी की 2 प्लेटून्स लगा के बाहर के रोड से पूरा दगड़ी चाल को कवर किया था ताकि कोई दीवार फांद के बाहर भाग नहीं जाए। उसके बाद में हमने बड़ी मुश्किल के बाद में, काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमने चाल में एंट्री ली, पर हर घर ढूंढा हमने, कहीं पे हमको मिले नहीं। पर बाद में फिर हमारे साथ में एक कवि साहब थे, इंस्पेक्टर कवि, अभी उनका इंतकाल हुआ, वो थे। तो उनकी जान पहचान वाली एक लेडी थी जिसको उन्होंने पहले मदद की थी कोई काम में, और उसका बेटा भी क्रिमिनल एक्टिविटी में था, तो उन्होंने उसको संपर्क किया वहाँ पे। फिर उसने कुछ हिंट दी हमें। तो पहले तो हम एक घर में गए, वहाँ पे जो किचन टेबल होता है, वो किचन टेबल पे सारे ऊपर गैस रखा था और बीच में एक स्लैब लगा के उस पर बर्तन रखे हुए थे। तो हमने वो बर्तन निकाले, वो स्लैब मूवेबल था तो उसको स्लैब को निकाला तो अंदर पूरा एक हॉलो कैविटी बनी हुई थी। उसमें 2 बॉक्स रखे थे और उसमें सारे उनके वेपन्स रखे हुए थे। तो पहले तो हमको सारे वेपन्स मिल गए, उसमें AK-47 थी, रिवॉल्वर्स थी, काफ़ी एम्यूनेशन था, सब वहाँ से हमको मिला। उसके बाद में उसने और एक हिंट दी थी। तो आगे 5वीं 6वीं चाल के अंदर पानी के ड्रम्स रखे हुए थे। तो चाल के बीच में जो 2 रूम्स के सामने जो पैसेज होता है उसमें, तो ड्रम्स जब बाजू में किए तो उसके नीचे भी ये थी, एक स्लैब रखा हुआ था पत्थर का। वो स्लैब हटाने पे ऐसे एक सीधी कैविटी थी 8-9 फुट गहरी और 5-6 फुट लंबी, और उस कैविटी के अंदर 6 लोग खड़े हुए थे। अच्छा, एकदम ऐसे स्टैंडिंग खड़े 6 लोग खड़े थे? 6 खड़े थे वहाँ पे, और वो ऊपर से वो स्लैब डाल के उसके ऊपर पानी के भरे हुए ड्रम्स रखे हुए थे, तो कोई शक नहीं आ सकता था। तो हमने उनको पकड़ा तो उसमें तान्या कोली, पोट्या और काफ़ी नामचीन तब के क्रिमिनल्स थे उसमें से। काफ़ी केसेस थी उनकी तब। बाद में वो जब हसीना पारकर के हस्बैंड का मर्डर हुआ तो उसका बदला लेने के लिए फिर तान्या कोली को जब कोर्ट में लेके आ रहे थे तो उसको कल्याण के रेलवे स्टेशन पे जी। अपोजिट गैंग ने मार दिया था। उसमें पुलिस के कुछ लोग भी जख्मी हुए थे। तो वो पहला ऐसा ऑपरेशन था जहाँ पे हमको सक्सेसफुली दगड़ी चाल से वेपन्स और उनके मेन जो शूटर्स थे वो मिले थे। तो इब्राहिम प्रकार में जो दाऊद का जो बहनोई है, उसके मर्डर केस में तान्या कोली का क्या हाथ था? उसका हाथ नहीं था, उसके तो 2 जन जो थे उनको जी। तो जे शूट आउट के वक्त उनको तो मार दिया था, हल्दरकर को और उसको। हाँ। लेकिन उनको बदला लेना था, दाऊद को उसका बदला लेना था अपने अच्छा। बहनोई के मर्डर का। अच्छा। और तान्या कोली उस गैंग का एक मेन गैंगस्टर था, इसलिए उसका मर्डर किया था उन्होंने, तो बदला तान्या लेने कोली का मर्डर में अश्वथ नायक का हाथ नहीं था? बिकॉज़ वो लोग कल्याण में शायद अश्वथ नायक का हाथ था कि उसने मारा तान्या कोली को। ये दाऊद के लड़कों ने उसको मारा। दाऊद के लोगों ने उसको मारा। बिकॉज़ मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी शायद उसको तान्या कोली को अश्विन नायक ने मरवाया था। बिकॉज़ अमर नायक और अरुण गवली में भी कि उनके उनके भी बीच में कसम थी, जी, उनका भी आपस में झगड़ा था। जी। पर इस केस में तो उसने बदला लिया था अपने बहनोई का। तो ट्रेन का वो मर्डर आपको याद है देशमुख साहब कैसे हुआ था वो? रेलवे स्टेशन पे उसको तारीख से वापस नासिक जेल लेके जा रहे थे, जी। तो वहाँ पे उसका मर्डर। आपके हिसाब से ये तान्या कोली के बाद दगड़ी चाल में आप उसके बाद पुलिस ने छापा मारना रेगुलरली शुरू किया, लोगों को पकड़ना शुरू किया? हाँ, उसके बाद में फिर अंदर जाने की एंट्री इजी हो गई थी पुलिस की। जी। नहीं तो पहले 100-150 औरतें आके खड़ी हो जाएगी आपके रास्ते पे, आपको अंदर जाने नहीं देगी। वो उतना उनको चांस देते थे अंदर छिपने के लिए या कुछ एस्केप करने के लिए, भाग जाने के लिए। नहीं, एस्केप के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे दीवार भी 20 फुट ऊंची थी, जी। जेल जैसा एकदम ऊंची दीवार थी। अच्छा। तो
बाहर जाने के लिए सिर्फ एक मेन एंट्री, एक ही एंट्री थी, पर अंदर छिपने की काफी जगह थी। अच्छा। कोई भी घर में छिप सकते थे कहीं भी। तो आप 200-300 घर एट ए टाइम चेक नहीं करते हैं, जी, जी। उनको वो समय मिल जाता था फिर। तो मुझे खाली एक सवाल खाली करूँ कि क्या पूरे के पूरे दिल्ली चौल के रहिवासी अरुण गवली के लोग थे या सिंपैथाइजर कह थे? सकते थे। कुछ लोग तो वहाँ पे पीढ़ियों से रहते थे, उसके बाद में ये गैंग तो बाद में उभर के आई। जी, लोग वहाँ पे रहते थे, उनकी मजबूरी थी वहाँ पे जी, उनको मदद करना। जी, सब उनके सिंपैथाइजर्स नहीं थे, जी। वो लोगों को मदद भी करता था, तो शायद उस वजह से भी उनको शायद लोग मदद सपोर्ट करते थे, डर के मारे भी उसको सपोर्ट करते थे, उनको वहीं पे रहना था। तो बिफोर आई गो टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा एज अ पुलिस एक्सपर्ट। एग्जैक्टली ऐसे ही माहौल धारावी में होता था जब वरदराजन मुदलियार के टाइम पे लोग उसको अरेस्ट करने जाते थे। वो भी एक झोपड़पट्टी है, वहाँ भी लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते थे। और ऐसे ही माहौल होता था बागमोड़िया स्ट्रीट में दाऊद इब्राहिम के मुसाफिर खाने में, जहाँ लोग जो है आके घेर लेते थे, पुलिस को आगे नहीं बढ़ने थे। डू यू थिंक ये सिमिलर केसेस थे, इसको सेम कहीं? बिल्कुल उस समय गैंगस्टर्स थोड़े रॉबिन हुड टाइप के थे, जी, लोगों को मदद करते थे, पैसा देते थे। अभी धारावी में जो था, आधे से ज्यादा लोग तो उसकी इलीगल काम में उसको मदद करते थे, भट्टी दारू की चलती थी या इस तरह का जो काम था, जी, या ट्रांसपोर्ट करते थे, वहां से लेकर पूरी मुंबई में ट्रांसपोर्ट होती थी। तो ऐसे कामों में उधर के जो रहने वाले लोग हैं वो मदद करते थे, तो जी, कि वहां पे रोजी रोटी भी चलती थी। जी, और थोड़ा रॉबिन हुड टाइप का, थोड़ा सा दहशत, ये सब का माहौल बन के उनको प्रोटेक्शन मिलता था वहाँ पे लोकल्स से। तो मतलब इट्स इजी टू से कि ये सब छोटी छोटी माफिया कॉलोनीज थी मुंबई की। हाँ बिल्कुल, उस समय तो थी, आज नहीं है? आज नहीं है। आज कोई माफिया कॉलोनी नहीं है? अभी तो एक भी नहीं है फिलहाल। फैंटास्टिक। इन्हें मुंबई ने अच्छा काम किया है इस बारे में। बहुत बड़ा काम किया है, जी, एटलीस्ट ये जो वायलेंट क्राइम है उसको जी, कम करके। जी। तो आपने बताया था कि आपने एटीएस में काफ़ी काम किया है। उसमें मुझे एक आदमी अबू जिंदाल, जो बहुत भागा हुआ था, एस्केप था, दौड़ा हुआ था, वो आदमी को आपने अबू जिंदाल को कब और कैसे पकड़ा था और कौन सा केस था वो? देखिए, अबू जिंदाल का नाम तो 2008 के बाद में जी, उसका नाम कि अबू जिंदाल नाम का कोई आदमी है जो इंडियन है, और जो पाकिस्तान में बैठ के 2008 के ब्लास्ट में जी। यहाँ के जो जगह पे 26/11 को 26/11 जो 11 के जी, 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 उनको मदद कर रहा था, जी। उनको डायरेक्शंस दे रहा था कंट्रोल रूम में बैठ करके। कंट्रोल रूम में बैठ के। जी, अबू जिंदाल का असली नाम ज़बीउद्दीन अंसारी है। जी। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है, संभाजी नगर का रहने वाला है। हुँ, 2004 में बना था महाराष्ट्र एटीएस। 2006 में महाराष्ट्र एटीएस के तब एडिशनल डीजी थे रघुवंशी सर, जी, उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ मराठवाड़ा के कुछ लड़के एक ग्रुप बना के रेडिकलाइज हो रहे हैं, और वो काफ़ी 1-1.5 साल से चल रहा है। और इनको एक ज़बीउद्दीन अंसारी रेडिकलाइज कर रहा है उनको, वहाँ से एलओसी तक भी लेके गया था उनको, नेपाल पे भी, नेपाल बॉर्डर पे भी लेके गया था वहाँ हुँ। पे। कितने लड़कों को ले गया था वो और कितने पीरियड में? पहले तो जो एलओसी लेके गया था, जी, तो उसमें 3-4 लड़कों को जो उसके साथ में मेन थे उनको लेके गया था। फिर उसके बाद में नेपाल भी एक बार लेके गया था 5-6 दिन के लिए, वहाँ पे भी 3-4 लड़कों को लेके गया था। उन्होंने उसकी मुलाकात करवाई थी कि ये है हमारे अच्छा। आका है यहाँ पे, जो हमारे बॉस है। तो अबू जंदाल के आका थे वो? कौन था वो जो? वो अबू जिंदाल के जो भी हैंडलर्स थे, पाकिस्तानी कोई हैंडलर्स, एक आध का नाम याद है आपको सर? भी आएगा तो। ओके, जी, सॉरी। तो हाँ, वो लोग थे। तो जब ये लोग वहाँ पे एलओसी पे और नेपाल में जाके आए, जी, तो इनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं, हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। वहाँ से पैसे भी इनको आते थे खर्चे के लिए। जी, इसने जो 20-25 लोगों को तैयार किया था रेडिकलाइज, ये लोग रेगुलरली मिलते थे, औरंगाबाद में मिलते थे, या बीड में मिलते थे, परभनी में मिलते थे, मालेगांव में मिलते थे। इनकी काफ़ी मीटिंग्स होती थी। तो बाद में इन्होंने उनके हैंडलर्स को कंसाइनमेंट भेजने के लिए बोला था। तो वहाँ से पाकिस्तान से समुंदर के रास्ते से वाया गुजरात एक कंसाइनमेंट आया था, जी, जिसकी जानकारी एटीएस को मिली थी। हुँ, तो हमने 3-4 टीम बना के हम लोग नासिक और शिरडी और उस एरिया में
वॉच कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिली थी, तो वॉच कर रहे थे। तो 8 मई 2006 को हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बड़ा कंसाइनमेंट अभी यहाँ से औरंगाबाद की तरफ जाएगा या मराठवाड़ा की कोई भी डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो मैं अपनी टीम के साथ में येवला जो तहसील है नासिक में, जी, वहाँ पे शिरडी और कोपरगांव का जो रास्ता है उस रोड पे जंक्शन पे खड़ा था, जी। और वहाँ पे हम लोग व्हीकल चेक कर रहे थे। हुँ, तो एक टाटा सुमो गाड़ी में 3 जन आगे की सीट पे बैठे थे और पीछे बॉक्सेस रखे थे, तो हमको थोड़ा अनयूजुअल लगा हुँ, कि बॉक्स तो पीछे भी रख सकते हैं डिक्की में, टाटा सुमो काफ़ी, तो 3 आगे बैठे बाकी सारे बॉक्स बैठे, तो हमने उसको इशारा किया था रोकने के लिए, हुँ, तो वो गाड़ी रुकी नहीं। हुँ। तो फिर हमने उसको फॉलो किया था, हमने कम से कम 80-90 किलोमीटर तक उसको औरंगाबाद की डायरेक्शन में फॉलो 80-90 किया, किलोमीटर तक चेज़ किया आपने? बहुत चेसिंग किया। आगे जाके औरंगाबाद से पहले खुलदाबाद के पहले जो वेरुल की केव्स है, जी, उससे पहले एक टेम्पल है घृष्णेश्वर मंदिर, जी, जो ज्योतिर्लिंग है, जी। तो उस तरफ वो गाड़ी मुड़ी। हुँ, तो आगे जाके वो रास्ता बंद कर दिया था मंदिर वालों ने, जी। वहाँ पे बैरिकेड लगाए थे कि व्हीकल अंदर नहीं जाए, सिर्फ डिवोटीज अंदर जाए। शायद उनको मालूम नहीं था कि ये आगे रास्ता बंद किया हुआ है। अच्छा। तो हम भी उनके पीछे गए, हम तो उस एरिया में पहली बार गए थे, हमको तो पता भी नहीं था कि क्या एरिया है। तो जब वो गाड़ी रुक गई तो उसमें से 3 लोग उतरे, वो भागने लगे, तो हमने पीछा किया। तो उस मंदिर के पीछे बड़ी पहाड़ी है और उसमें फिर जंगल है, बहुत थिक फॉरेस्ट है वहाँ पे। जी, तो उसमें से 2 जन तो भाग गए, पर एक को हमने पकड़ लिया था। तो उसको फिर हम गाड़ी के बस में लेके आए, पूछा उसको गाड़ी में क्या है, तो कुछ बातें नहीं बता रहा था। तो हमने तय किया कि अभी इसको चेक करेंगे, पर तब तक शाम के 6-7 बजे थे, हम वहाँ पे चेक भी नहीं कर सकते थे। तो हम वहाँ से नज़दीकी खुलदाबाद पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे चले गए, इसकी गाड़ी लेके, इसको लेके, फिर वहाँ पे उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोगेशन किया, तो पता चला कि इसमें एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स एंड एम्यूनेशन है। उस गाड़ी में टाटा सुमो के अंदर टाटा सुमो में जो बॉक्सेस है उसमें रखा हुआ। कितना आर्म्स था, कितना एक्सप्लोसिव था? तो फिर जब उसने बोला कि एक्सप्लोजिव्स है, तो हमने फिर वहाँ के लोकल जो एसपी साहब थे, ब्रिजेश कुमार साहब, उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बीडीडीएस भेजा, फिर हमने बीडीडीएस के जरिए वो चेक करवाया, तो उसमें सारे बॉक्स 10 बॉक्स थे। ब्रिजेश कुमार थे, ब्रिजेश सिंह थे? ब्रिजेश सिंह साहब थे, ब्रिजेश, हाँ, हाँ। तो उन्होंने सारे बॉक्सेस चेक किए, 10 हुँ, बॉक्स थे, तो सब में एक्सप्लोजिव होने की उन्होंने कंफर्मेशन दिया। जी, फिर हमने वो केयरफुली हर बॉक्स को खोला, पंचनामा किया, पंच को बुला के, तो हर बॉक्स में एक AK-47, 200 कारतूस। हुँ, तो वो पूरी गाड़ी का जब सर्च लिया तो उसमें टोटल 10 AK मिली थी, और 32 से 35 किलो RDX मिला था, और 2000 के करीब AK के राउंड्स थे, और 20 मैगजीन्स थी AK-47। उन लोगों ने ये CPU जो होता है कंप्यूटर का, CPU उसका जो बॉक्स होता है कैबिनेट, उसमें इसको बहुत सिस्टमेटिकली पैक किया था जी, अंदर, फिर उसमें कागज के टुकड़े डाल के प्रॉपर पैकिंग की थी। अगर कोई और वो बॉक्स को भी फिर CPU का ही जो कवर होता है, प्रॉपरली प्रिंटेड जो कंप्यूटर का कवर होता है, उसमें डाल के उसको सील किया हुआ था। तो दिखने से तो लगता था कि कंप्यूटर के CPU होंगे, तो कोई अंदर उसको कट करके चेक नहीं करता है, पर हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी, इसलिए हमने वो चेक किया। हुँ, फिर हमने सारी फॉर्मेलिटीज करके मुंबई लेके आए उनको। तब तक फिर और जब इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि उनके साथ में जबी भी था, ये जो अबू जिंदाल है, जो कोड नाम था। हाँ, कोड जी, नाम उसका अबू जिंदाल है, जी, वो भी उन्हीं के साथ में था, पर वो दूसरी गाड़ी में था। और वो कार जब हमने इसका पीछा किया तो वो कार मनमाड़ की तरफ, अच्छा, मालेगांव रोड की तरफ भाग गई थी। तो मालेगांव पुलिस की मदद से हमने फिर वहाँ पे एसपी राजवर्धन साहब थे, और वहाँ पे प्रधान साहब थे, राजेश प्रधान साहब एडिशनल एसपी थे, उन्होंने वहाँ पे सर्च करके 5 लोगों को उन्होंने भी पकड़ा वहाँ पे। तो अच्छा, उनका भी फिर उन्होंने
हैंडओवर किया एटीएस को। तो उन 5 लोगों को जब हमने एटीएस में इंट्रोगेट किया तो पता चला कि वहाँ पे भी 5 बॉक्स है। फिर पूरी टीम लेके हम मालेगांव गए, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल शॉप था, उस शॉप के लॉफ्ट में 5 बॉक्स रखे हुए थे। तो हमने वहाँ के स्थानिक जो लोकल लीडर्स थे उनको भी बुलाया कि जी ये देखो आपके सामने क्या है, आप भी तय ये कर लो कि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनको फिर वो सारे बॉक्स उतारे हमने, वहाँ पे ही पुलिस का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे प्रॉपर सबको बिठा के पंचनामा करके वो खोले बॉक्स। तो उसमें भी हर बॉक्स में एक जी एके और वही 2.5 से 3 किलो आरडीएक्स और 200 गोली और बाकी का सामान मिला। इसी सेम कंसाइनमेंट का मतलब 10 बॉक्स वहाँ पकड़े थे, 5 बॉक्स यहाँ पे पकड़े। फिर और तहकीकात की उनसे और इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि एक 50 हैंड ग्रेनेड का बॉक्स उन्होंने उसी रास्ते पे कलवर्ट में नीचे छिपा दिया है। अच्छा तो फिर वो भी हमने वहाँ से रिकवर किया था। तो सारे पाकिस्तानी मेड हैंड ग्रेनेड्स थे, तो वो भी फिर हमने ताबे में लिए थे, बाद में उनको डिफ्यूज़ किया सबको मुंबई में लाके। सो टोटल आप कह रहे हैं कि 15 AK-47 आपको मिली 15 AK-47 3,000 के करीब राउंड्स और 43-45 केजीज आरडीएक्स मिला था। जी इस केस में अबू जिंदाल तो तब मालेगांव पहुंच के उसने उसके जो वहाँ पे लड़के थे उनको ये सब सामान दे दिया। जी वहाँ से वो मनमाड़ गया, हम्म मनमाड़ से ट्रेन पकड़ के औरंगाबाद गया और औरंगाबाद से सीधा वो कलकत्ता गया, वहाँ से बांग्लादेश के रास्ते वो चला गया था। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान गया। तो मतलब वो निकल गया लेकिन उसके लोग पकड़े गए थे उसके लोग पकड़े गए थे। टोटल हमने उस केस में 22 लोगों को पकड़ा था। अच्छा टोटल वहाँ के जितने भी उसके साथ में इस काम में थे उनको, और 22 में से 21 लोगों को कन्विक्शन हुआ है। 6-7 जन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, इस तरह के अलग अलग सजा हुई। एक आरोपी सिर्फ छूट गया था, बाकी सब कन्विक्ट हुए थे उस केस में। और अभी उस केस में हमने अबू जिंदाल को जब एक्सट्राडिट किया एक्सट्राडिट करके इंडिया में लाया था तो उसको इस केस में भी अरेस्ट किया था। उसकी अभी ट्रायल ऑनगोइंग ट्रायल है तो रशीद साहब ये जो इतना जो सीजर हुआ है जो इतना एक्सप्लोसिव्स का आर्म्स का व्हाट वाज द लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या चाहते थे उनकी साजिश क्या थी वो जब हमने ये पकड़ा था तो जी उसके जो ग्राउंड वर्कर्स थे उनको अरेस्ट किया था। मेन जबीउद्दीन अंसारी था और एक इजाज था। जी तो इजाज उसी दिन सुबह मुंबई से फ्लाइट पकड़ के ईरान चला गया था और फिर ईरान के रास्ते से वो आगे पाकिस्तान चला चला गया गया था। ओके तो इसलिए हमको उस समय क्या एग्जैक्ट इनकी कॉन्स्पिरेसी हो तो नहीं पता चली थी, पर इतना पता चला था कि इन लोगों को कुछ मराठवाड़ा या आंध्रा, जो आंध्रा की बॉर्डर है वो, वहाँ पे इनको कुछ बड़ा काम करना था। जो जो मतलब कुछ बड़ा एक टेरर अटैक करेगा टेरर अटैक, ऑब्वियसली टेरर अटैक करना था। जी और उनको जो उनके हैंडलर्स थे वो उनको गाइड करने वाले थे, उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाले थे। तो ये ईरान से पाकिस्तान जाने का जो बॉर्डर क्रॉस करने का रास्ता है ये मोडस ऑपरेंडी से पहले भी देखी है आपने आपको मालूम पड़ी है हाँ, बहुत बार हुआ है। तो एक तो कुछ और कोई स्टोरीज बता सकते हैं आप इसी जो हाउ दे वेंट टू ईरान एंड फ्रॉम ईरान दे क्रॉस द बॉर्डर लॉट ऑफ बॉयज जी जो यहाँ से मुंबई से भी गए थे, हमने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी 1-2 लड़कों को पकड़ा था, वो भी ईरान गए थे जी और ईरान के रास्ते फिर पाकिस्तान गए थे, ट्रेनिंग करके आए थे, फिर वही रास्ते से आए थे। अच्छा तो ये रेगुलर रूट है उनका, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं वीजा लेके जी और फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। जी मतलब कभी कभी तो वो पिलग्रिमेज की जो टूर्स होती है, टूर्स को अटैच होके जाते हैं, जी किसी को डाउट नहीं आता, फिर वहां से वो अलग हो जाते हैं, तो मतलब जाते उस टूर के साथ हैं बट फिर टेरर एक्टिविटीज में होती है तो वो लोग उस तरफ अलग क्रॉस निकल जाते हो। तो ये आपको कब मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये इस बहाने से लोग जो जा रहे हैं एक्चुअली और टेरर की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं ये एग्जैक्टली पहली बार कब मालूम पड़ा आप लोगों को ये उसी दौरान मालूम पड़ा था क्योंकि एटीएस फॉर्मेशन ही हमारा 2004 में हुआ था। जी तो 2004 के बाद में ये सब रूट्स जब इनपुट्स आते थे तो उसकी वजह से मालूम पड़ जाता था।
सेंट्रल एजेंसी से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आती थी, इवन आईबी से, आरडब्ल्यू से। तो उन्हीं के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन आती थी, तो पता चल जाता था कि कौन कौन से रास्ते से कैसे गया है। एक्चुअली जो सारे केसेस के अंदर मैंने सुना था कि आपका एक एनकाउंटर एंटॉपल पे एक पाकिस्तानी आदमी का हुआ था। वो कैसे आपको खबर लगी थी और कैसे आपने वो एनकाउंटर की खबर निकाली थी? 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट जो ट्रेन के ब्लास्ट हुए, जो हुए थे, जो जुलाई की हाँ, जुलाई 26 तारीख को हुआ था, 11 जुलाई 2006। 11 जुलाई 2006। जी तो उस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग था। जी। तब हमको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो पाकिस्तानी कुछ आए हुए थे पहले से, उसमें से 2 जन अभी भी यहाँ पे है, और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भी जाके आए हैं, और उनको वहाँ से कोई नया काम दिया गया है, कुछ नया अटैक करने का काम दिया है। और गणपति के दौरान उस पीरियड में 2006 अगस्त में गणपति, सितंबर एंड मतलब स्टार्टिंग में अगस्त एंड में गणपति थे जी 2006 में, तो उस पीरियड में उनको कुछ तो बड़ा धमाका या कुछ अटैक करना था, जी। तो वो लोग आए हुए थे, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें थी। हमने उसमें से एक आदमी नवाबुद्दीन नाम का, उसको तो एक दिन पहले हमने पकड़ लिया था उसकी वैन के साथ में। उसके वास्ते हमको कुछ वेपन और वो मिला था, उसके खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया, फिर उसको इंट्रोगेट कर रहे थे, तो उसने बोला मेरा एक साथी और है जो एंटॉप हिल में जो सीजीएस क्वार्टर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी है, जो एबंडन की है, मतलब अभी कोई रहता नहीं वहाँ पे, पर फ्लैट्स है। तो उसमें से एक फ्लैट में वो हम लोग वहाँ पे रहते थे, रात को गाड़ी वहीं पे पार्किंग करते थे और रात को फ्लैट में सोते थे, और वहीं पे सेक्टर 7 में एंटॉप हिल में बाहर जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है, वहाँ पे जाके नहाना धोना सब करते थे वो लोग, और वहीं पे रह के वो वेट कर रहे थे। तो फिर उसने हमको जगह दिखाई, रात को हम 2:30-3 बजे वहाँ पहुँचे थे। हम ऊपर गए, 3rd फ्लोर पे था वो रूम, उसने हमको रूम दिखाया कि इस रूम में हम लोग रहते हैं। तो दरवाज़ा बंद था, हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से उसने AK से फायरिंग की थी। अच्छा। तो फिर हमने रिटालिएट किया था उसको, और उसमें वो मर गया था। तो उस रूम से भी हमको AK मिली थी, कुछ RDX मिला था, कुछ एम्यूनेशन मिला था, एक स्मॉल आर्म्स मिला था, और खाने का काफ़ी सामान था। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स और वो सब जो ड्राई स्नैक्स होता है जी। वो काफ़ी उन्होंने भर के रखा था। पानी की बोतलें रखी थी अपने लिए वहाँ पे, कि अगर कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो पूरा दिन वो रह सकते थे वहाँ पे। अच्छा। ये तो नवाबुद्दीन पकड़ा कैसे गया था और आप कहाँ से पकड़े उसको आपने? उसके इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये दोनों भी हमको कहीं जा रहे चेंबूर की तरफ, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। तो हमने फिर ट्रैप लगाया था, ये जो वडाला का जो नया रोड बन रहा था जी। उस रोड पे फ्रीवे जो है, जो बन रहा है। फ्रीवे के हम हाँ, फ्रीवे तो ऊपर से नीचे जो पीडीमेलो रोड, जहाँ पे अभी दोस्ती एकर्स हाँ, रोड, हाँ। भक्ति पार्क से थोड़ा आगे, वहाँ पे एक महानगर का ये CNG स्टेशन है, उससे थोड़ा आगे हमने उसको, तब तो बाकी वहाँ पे बिल्डिंग्स का बहुत काम चल रहा था, तो वहाँ पे रोड पे उसकी गाड़ी हमने इंटरसेप्ट की थी। जी, नवाबुद्दीन की। तब वो गाड़ी में अकेला था, तो दूसरा उसका साथी नहीं था उस समय। वो पाकिस्तानी नहीं था, वो इंडियन, वो भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी था। तो उसके खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस भी चला था सीडी कोर्ट में। उसको 7 साल की सजा हुई थी। 5 साल के बाद में वो रिमिशन का पीरियड होने के बाद में वो 5 साल के बाद में छोटा था, तो हमने उसको बाद में अटारी बॉर्डर से उसको डिपोर्ट भी किया था। यहाँ से अटारी तक ले गए उसको ट्रेन से, फिर वहाँ से उसको, वहाँ से मतलब उसके ये जब जेल में था जी, तब तक उसका वहाँ के लोगों से, उसकी फैमिली से कनेक्ट करके उन लोगों ने रिक्वेस्ट डाली, फिर वो एक्स्ट्राडिशन का उसका प्रोसीजर पूरा हुआ, कि डिपोर्ट करने का प्रोसीजर पूरा किया पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ में जी। और फिर भेज दिया था हमने उसको। तो जिसका आपने एनकाउंटर किया था सीजीएस क्वार्टर में, इसका नाम क्या था? उसका नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली, वो भी पाकिस्तानी था? वो भी पाकिस्तानी। तो इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले थे आपको? नहीं, पाकिस्तानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। नहीं था। तो जब आपने नवाबुद्दीन को जाके जो डिपोर्ट किया, या जो मोहम्मद अली की जो आपने एविडेंस भेजे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये हमारे लोग हैं? उसके बारे में तो एक्सेप्ट किया, दूसरे के बारे में उन्होंने एक्सेप्ट मोहम्मद अली का नहीं किया उन्होंने? नहीं। जी। नवाबुद्दीन की तो फैमिली को हमने यहाँ से
उससे एड्रेस लेके उसको कनेक्ट करके वहाँ के प्रेस के थ्रू इसके थ्रू जी कि ये हमारे इंडिया के जेल में है, इस तरह से वो सब पूरा ऑपरेशन चलाया था उसके लिए। अच्छा, मेरा पॉइंट हाल ये था कि अजमल कसाब के अलावा आपने एक और पाकिस्तानी को ज़िंदा पकड़ा था। यानी अजमल कसाब जब ज़िंदा तुकाराम ओमले ने पकड़ा था, उससे पहले नवाबुद्दीन जो पाकिस्तानी था, उसको भी आपने ज़िंदा पकड़ा था जिंदा पकड़ा था, और पकड़ के उसको पाकिस्तान के हवाले भी किया था। बिल्कुल यानी इट्स ऑल्सो एन एविडेंस अबाउट पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तानियों का भारत में आके ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, कि ये आतंकवादी गतिविधियाँ जो करते हैं वो लोग, तो आपने उनको पकड़ के उनको उनके हवाले किया। बिल्कुल इट्स एन एविडेंस अगेंस्ट पाकिस्तान कि आपके नागरिक लोगों ने आके भारत में सब किया है। तो ये एनकाउंटर जो था इसमें कोई पुलिस वाला इंजर्ड नहीं हुआ जो मामूली के एनकाउंटर में? नहीं, हम लोग तब बहुत प्रिकॉशंस भी लेते थे, मतलब हमको पता था किस तरह के आदमी वो फिदाइन है, वो जी। कुछ भी कर सकता है, तो जी। उस तरह से हम भी पूरी तैयारी में जाते थे। इसकी एज क्या थी मामूली, कुछ डिस्क्राइब कीजिए, कैसा आदमी था, क्या आदमी था, पढ़ा लिखा था? यंग लड़का था एकदम, 24 साल का था। जो ये नवाबुद्दीन भी 23-24 साल का अच्छा। भटके हुए युवक थे, तो इनको रेडिकलाइज करके भेज दिया था यहाँ पे। जी। इनको काम कुछ प्रोमिसेस किए थे बड़े बड़े इनको कि ये मिलेगा वो मिलेगा बाद में। जी। क्या लश्कर तोयबा के लोग थे? कौन लोग थे हाँ, लोग? लश्कर के थे। लश्कर के थे। तो जो लोग आए थे जैसे यहाँ पे अजमल कसाब के साथ में, वही ग्रुप के लोग थे, लश्कर के थे सब। सेम। तो ये लोग आके भारत में ये एक्टिविटीज करके वापस जाना चाहते थे, क्या था प्लान? वो अभी उनको क्या इंस्ट्रक्शंस थे पता नहीं, जी। पर इनको ऐसा कोई फिदाइन अटैक का तो तब दिया नहीं था इनको, जी। जैसा 26/11 में उनको जी। फिदाइन हाँ। करके भेजा था। हाँ। इनको ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। 7/11 के सारे आरोपी जो दोष मुक्त हो गए थे, तो ये पाकिस्तानियों का क्या रोल है फिर 7/11 के अंदर, ट्रेन ब्लास्ट के अंदर? डेफिनेटली वो मिले नहीं हमको, जो जी। पाकिस्तानी इसमें प्लांटर्स थे वो नहीं जी। मिल पाए थे, तो पूरा एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ। जी। तो ये सारे भारतीय लोग तो सबसे जो इंडियंस थे, आई थिंक 22 लोगों को शायद जो छोड़ दिया गया लोगों ने। 14 लोग थे, 14 लोग। उसमें से हाँ। उनको एक्विट किया था, पर अभी हमने उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जी। अच्छा, तो बस खाली मुझे जानना था कि इन पाकिस्तानियों का और इन भारतीयों का लिंक आप एस्टैब्लिश कर पाए या वो नहीं रह पाया? माय पॉइंट इज दैट। लिंक तो एस्टेब्लिश हुआ, उनकी आइडेंटिटी जब तक नहीं मिलेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार अच्छा। आइडेंटिटी मिल जाएगी तो तो सुप्रीम कोर्ट पे आपने किस बेसिस पे आपने अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है? इसमें जो एविडेंस हमने लीड किया था वो प्रॉपरली रीड नहीं हुआ है। अच्छा, तो आई जस्ट मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन देशमुख साहब। अबू सालिम केस के अंदर एक्चुअली हम उस केस पे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेरा जो एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट था पुलिस कांस्टेबल राजेश इग्वे के बारे में, बट आई विल कम टू दैट फर्स्ट। प्रदीप जैन मर्डर केस में ये आदमी हुआ था ना, ये पकड़ा गया था, हाँ जी। तो क्या था ये प्रदीप जैन मर्डर केस, पहले वो बताइए, फिर राजेश इग्वे के बारे में फिर बात करते हैं। एक जैन फैमिली है, जू में रहती है। जी। इनका कमला कंस्ट्रक्शन नाम से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। जी। तो इनका एक भाई प्रदीप जैन, जी। वो फिल्म बनाता था, अच्छा, प्रोड्यूसर। बिल्डर भी था, फिल्म भी बनाता था? हाँ, मतलब उसके 3-4 भाई है, उसमें से 2-3 भाई तो कंस्ट्रक्शन में थे, एक प्रदीप जैन फिल्मों में था। जी। कारोबार अलग थे पर उनका बैठने का ऑफिस एक ही था। जी। उनका बंगला है जू जी। पे, तो उसी बंगले में ऊपर रहते हैं 2-3 फ्लोर पे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है। तो उस समय इनके पास में एक अंधेरी ईस्ट में प्रॉपर्टी है, जी। कोल डोंगरी पे, जिसके बारे में कोई डिस्प्यूट चालू था, जो अनीस इब्राहिम उसमें इंटरेस्टेड था। अच्छा। तो अनीस इब्राहिम के कहने पे अबू सालेम वो नेगोशिएट कर रहा था इन लोगों को डरा के धमका के, किसी जिसको भी देने थे, उसमें कोई सॉलिसिटर भी इन्वॉल्व थे। जी। तो काफ़ी मीटिंगें होती थी उनकी। उस सिलसिले में अबू सालेम जब सॉलिसिटर के पास में मीटिंग होती थी तब भी फ़ोन करता था, और इनको ऑफिस में भी फ़ोन करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो बिल्डर्स जो भाई थे वो नहीं थे, और ये प्रदीप जैन वहाँ पे बैठा था, तो उसको जी। पता नहीं था अबू सालिम कौन है। तो जब अबू सालिम का फ़ोन आया, उसने कुछ पूछा तो उसने रफ बात किया, तो इसने भी उससे उल्टी बात की, तो उसने गाली दी तो इसने भी उसको गाली दी। अच्छा। तो अबू सालिम को उस चीज़ का गुस्सा आ गया था। अच्छा। तो सिर्फ वो गुस्सा निकालने के लिए और अपना दहशत बनाने के लिए उसने सलीम हड्डी और राजेश इग्वे, जो हम्म। पुलिस कांस्टेबल था हम्म। लोकल आर्म्स में,
इन लोगों को भेजा इनके ऑफिस पे, और जब ये ऑफिस पे आए उसके साथ में और 2-3 गैंगस्टर्स थे। जी। ऑफिस में आके उन्होंने पूछा प्रदीप जैन कौन है। उधर प्रदीप जैन भी बैठे थे, सुनील जैन भी बैठे थे, उनके छोटा भाई जी। वो भी बैठे थे, दूसरे भी लोग थे बैठे हुए। तो उन्होंने बोला, इसने बोला कि मैं प्रदीप जैन हूँ। तो उन लोगों ने सिर्फ प्रदीप जैन के ऊपर फायरिंग की। अच्छा। तो उसमें सुनील जैन उसको बचाने के लिए गया तो उसको भी गोली लगी थी, पर मेन उसका टारगेट, उनको गुस्सा प्रदीप जैन पे आया था कि उसने भाई को अच्छा। गाली दी। अच्छा। और जब उसका मर्डर करके ये लोग गए तो उसके 2 या 3 दिन बाद में अबू सालेम ने उसकी वाइफ को, प्रदीप जैन की वाइफ को फोन करके फोन पे हंसी उड़ाई थी। 13वें दिन आई थी, वो श्राद्ध के दिन हुआ था शायद। हाँ, क्या आई थी, वो उसको फोन करके उसने उसके साथ ऐसी बात की थी उसने। जी जी। तो लेकिन अबू सालिम के ऊपर वो केस आपने उसको प्रोसिक्यूट किया, उसके अंदर वो कन्विक्शन हुआ उसको? जब उसको बॉम्ब ब्लास्ट में अरेस्ट किया था तो जी। इस केस में भी उसको वहां से एक्स्ट्राडाइट किया था। जी। उसके खिलाफ तो 30-40 केस थे, लेकिन पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 केस में उसको जी। इंडिया को सौंपा था। जी। और कंडीशन ये थी कि उसको फांसी की सजा न दी जाए, और अगर उम्र कैद हुई जी। तो 25 साल के ऊपर नहीं होगी। जी। तो इस तरह का गवर्नमेंट का एश्योरेंस था उस केस में। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट केस में लाए थे उसको, तो बॉम्ब ब्लास्ट केस खत्म होने के बाद में प्रदीप जैन की केस हमारे पास में थी, तो हमने उसकी कस्टडी ली थी। तो हमारी कस्टडी में था, हमने उस केस में इन्वेस्टिगेशन करके और 5 आरोपी अलग से पकड़े थे बाद में। जी। जो शूटर्स पहले पकड़े थे वो तो सजा हो चुकी थी उनको, जी। पर उसके बाद में जो कॉन्स्पिरेसी में थे जी। ऐसे 5 और आरोपी हमने पकड़े थे। एक नईम था, एक दूसरा रियाजुद्दीन था, और दूसरे थे। इनको अरेस्ट किया था उसमें, और इनके खिलाफ प्रॉपर टाडा कोर्ट में केस चली। जी। और ये पहली ऐसी केस थी अ, कि कॉन्स्पिरेटर इंडिया में नहीं था, जगह पे नहीं था, अब्रॉड था। उसके बावजूद उसको इस केस में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, इतने कि उसकी कॉन्स्पिरेसी की जो लिंक थी हमने इंडिया में भी एस्टेब्लिश की, और उसकी जो कॉन्स्पिरेसी दुबई में हुई थी वो भी हमने एस्टेब्लिश की थी। और इस केस में उसको 25 साल की सजा हुई है, इसको अबू सालेम को। 2030 में तो निकल ही जाएगा, 2005 में आया है तो 25 साल के ऊपर तो आप तो रख भी नहीं सकते उसका। हाँ, तो मतलब वो तो लगभग 2-3 साल में खत्म ही हो जाएगी ये तो चीज़ उसके लिए। 2030 में भी है, 4 साल है। बट आप कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धि ये है कि आपने पहले केस, ये पहला केस है जहाँ कॉन्स्पिरेसी इन एब्सेंशिया में आपने उसको कन्विक्ट किया है, कन्विक्शन हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट केस में तो हाजिर था यहाँ पे, जी। इसने फिजिकली वेपन वेपन डिलीवरी किया, डिलीवरी की करेक्ट थी। करेक्ट। तो वो केस में तो उसके खिलाफ यहाँ पे काफी एविडेंस था। जी। वैसे प्रदीप जैन केस में सिर्फ फोन पे बात करता था, और तब तो फोन पे ना कोई रिकॉर्डिंग थी, सर्वेलेंस नहीं था, सर्वेलेंस नहीं वायर था, टैप नहीं था। जी जी। तो उस समय पे कॉन्स्पिरेसी को एस्टेब्लिश करना जी। उसके लिए मुश्किल था हमको। हम्म। लेकिन हमने वो सक्सेसफुली इंडिया में और दुबई में वो एस्टेब्लिश किया। तो अब मैं जो मेरा जो मूल क्वेश्चन था अबाउट राजेश इग्वे एंड सलीम हड्डी, अगर मैं अपने शायद ऑडियंस को नहीं पता हुआ, इन दोनों ने ओम प्रकाश कुकरेजा की भी हत्या की थी चेंबूर में, जो एक बहुत बड़ा बिल्डर था। हाँ, बड़ा बिल्डर था। इन दोनों ने मिलके जाके ओम प्रकाश कुकरेजा और की जब हत्या की थी, उसके बाद इनका नाम लाइमलाइट में आया था। उसका जॉइंट कमिश्नर आर एस शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सलीम हड्डी और राजेश इग्वे की तलाश करो। तो ये इग्वे तो पुलिस कांस्टेबल था। राजेश इग्वे पुलिस कांस्टेबल था, वो लोकल आर्म्स में था। तो ये आरोपी को जब पोर्ट में ले जाना, जेल से लेके आना, इस ड्यूटी पे होता था। जी। इसकी कुछ गैंगस्टर्स से दोस्ती हो गई थी, जी। और वो फिर गैंगस्टर्स ने उसको बहकाया कि इधर आ जाओ, ज्यादा पैसा मिलता है, ये है वो है। हाँ। तो उस तरह से उसने फिर अपना ड्यूटी पे एब्सेंट रहता था, छुट्टी लेता था, और ये गैंग सलीम हड्डी और इनके साथ में घूमता था। सलीम हड्डी बेसिकली चेंबूर वो लाल डोंगर का उधर का रहने वाला था। जी। तो ये उनके साथ में वहाँ पे घूमता था। उसको सलीम हड्डी क्यों बोलते थे? वो एकदम दुबला पतला था, एकदम मतलब उसका 30-35 किलो का वजन होगा, ऊंचा था एकदम। हाँ, एकदम ऐसा दुबला पतला। सारे बोन्स दिखते थे उसके, अच्छा। इसलिए उसको सलीम हड्डी बोलते थे। लेकिन उन लोगों को गोली। हाँ, रिवॉल्वर तो चलाता था अच्छे से।
तो और राजेश इग्वे तो ट्रेंड था, तो उसको वो जो लोकल आर्म्स डिवीजन का पुलिस ऑफिसर था। पुलिस में था, तो वो ट्रेंड था। उन्होंने काफी 4-5 मर्डर केसेस में वो लोग थे, जी, दोनों साथ में मिलके करते दोनों हैं। साथ में जाते थे। अच्छा। मर्डर का काम वही करते थे, बाकी इनके साथ में रहते थे। बाद जी। में दोनों का भी एनकाउंटर हुआ। तो पुलिस वालों ने अपने आदमी का इनकाउंटर कर दिया। नहीं, हमारा आदमी नहीं था, वो गैंगस्टर हो गया था बाद में। बट आपने ये सोचा कि उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि जाके वो नहीं, भुगते। उसने फायरिंग की, इन लोगों ने फायरिंग की, मतलब उसको पकड़ने गए थे वो लोग। जी। एनकाउंटर तो सेल्फ प्रोटेक्शन में फायरिंग हुई है। तो लोगों को पता नहीं चलता कि राजीव को जो यहाँ से साइड चेंज कर चुका है, अंडरवर्ल्ड से चेंज होके ये जो है पुलिस से चेंज होके अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया है। लोगों को मालूम नहीं पड़ी ये बात। नहीं मालूम पड़ता, वो 2-3-4 महीने का पीरियड था, बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं था, जी। तो इसलिए तुरंत नहीं मालूम पड़ा था। उसने अच्छा। छुट्टी ले ली थी, कुछ दिन एब्सेंट था ड्यूटी से, जी। तो इतना प्रोलॉन्ग पीरियड होता तो उसके ऊपर डाउट भी आता था। अच्छा। और वो बीच में आके काम भी करता था, फिर जाके इनके साथ में मर्डर भी करके आता था, इस तरह से, यानी इसलिए डाउट नहीं है। कभी पुलिस और कभी माफिया ऐसा कर रहा था वो। तो मेरा जानना था कि राजेश इग्वे के जैसे और कोई भी पुलिसकर्मी थे जो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके काम किए हैं? नहीं, उसके बाद में तो ऐसा कोई मेरी नज़र में तो कोई नहीं है कि एक और था पुलिस इंस्पेक्टर जो एक्चुअली अबू सालिम के साथ वायर टैपिंग में पकड़ा गया था और वो सस्पेंड भी हुआ था। तो पुलिस वालों को मतलब पुलिस को पता है, मैं अपनी किताब में एक्चुअली कहानी मैंने डिटेल में लिखी है। हाँ, नहीं, बात करना अलग चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना एंड ही वाज अ मतलब पीआई लाइक। तो इग्वे तो कांस्टेबल था और ये तो पुलिस ऑफिसर था जो दूसरे वाले ने जो इन्फॉर्मेशन दी है। ब्लैक शिप्स तो हर जगह पे है। हाँ, बट मेरा कहना है कि अबू सालिम जैसे माफिया सरगना और पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करे, तो मुझे खाली लग रहा था कि क्या वजह होती है कि ये पुलिस वाले जो हैं माफिया के साथ मिल करके लालच होता है दूसरा, तो पैसे। पैसा या कुछ कोई लालच कोई भी चीज़ की हो सकती है। देशमुख साहब, मुझे ना अपनी मुंबई पुलिस का स्लोगन बहुत पसंद है। आई लव द स्लोगन सदरक्षनाय खल निग्रहणाय। मतलब मैं सच कहूँ कि आई वुड लाइक टू, ये इस मोटो को मैं चाहता हूँ कि हर किसी को ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए, अच्छों की सुरक्षा और बुरों का विनाश। तो 99.99% पुलिस वही करती है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। एकाध दूसरा कोई निकल जाता है, क्योंकि पुलिस भी तो आम पब्लिक से आती है। क्योंकि मुझे वो ज़माना याद है कि अंडरवर्ल्ड, मुंबई के अंडरवर्ल्ड से पहले, इवन जब जो खालिस्तानी उग्रवादी जब मुंबई के अंदर अपना आतंक मचाए हुए थे, तब भी मुंबई पुलिस ने बगैर डरे हुए जिस तरह उनका मुकाबला किया, यानी चाहे वो खिंडीपाड़ा के पहाड़ियाँ हो भांडुप में या जो दूसरी जगहों पे जो अपने एंटॉप में जो गुरुत्वाकर्षण में जो आपने किया, वो जो वीरता का जो उन्होंने जो मुजाहरा किया है वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। हमारा वो राजू करके ऑफिसर था जो जी। विक्रोली में मारा गया था। जी। हमारा भास्कर सोंजे था जो भांडुप कॉम्प्लेक्स में मारा गया था। जी। तो काफी लोग, हमने तो उनके स्टेचूज भी लगाए जू पे। जी। जी। तो हाँ। उनकी हाँ, याद जो बीच में इनका दोनों के रेस्क्यूज हैं, करेक्ट। हाँ। डेडिकेटली काम करते। मुझे भी 2 बार गोली लगी है। अच्छा, आपको कोई लगी है? आपको क्या किस इंसिडेंट में लगी थी? पहली बार तो गोली लगी थी 1981 में, जब मैं पुलिस में नया आया था। कौन से बैच के हैं आप? मैं 1979 का हूँ। एकदम नए फ्रेश एकदम, सब इंस्पेक्टर थे आप? 1 साल पूरा हो रहा था। मुंबई के जमाने में कॉले कॉले एकदम ऑफिसर थे आप जी। कहाँ पर पोस्टेड थे आप? मैं मलाड पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी, जी। और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद में मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था। जी। तिलक नगर में पीएसआई थे, जी। पराड़कर। जी। तो हम दोनों एक मूवी देखने गए थे वहाँ पे, मलाड ईस्ट में संगीता थिएटर है वहाँ पे। जी। 11:30 पौने 12 बजे खत्म हुई। हम लोग बाजू में एक चिमनी बार एंड रेस्टोरेंट था जी। स्टेशन के पास में, मलाड स्टेशन थे, तो वहाँ पे गए और उसको होटल तब बंद हो रहा था, तो हमने बोला फूड पार्सल दे, तो हम वहाँ पे टेबल पे बैठ के वेट कर रहे थे। उतने में 2 जन आए थे, और वो उससे मैनेजर से जो काउंटर पे था उससे कुछ झगड़ा करने लगे। अचानक एक ने रिवॉल्वर निकाला, उसको पैसे मांग रहे थे शायद, हम लोग तो दूर थे। अच्छा। तो जब हमने देखा कि वो रिवॉल्वर निकाला, तो हमारा पुलिस का जोश आ गया, तो हम लोग गए सामने। तो मैंने उसका वेपन पकड़ा, तो तब दूसरे ने फायरिंग की थी, तो मेरे पैर में गोली लगी थी। फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। उसकी रिवॉल्वर तो चली नहीं, तब तो मैंने उसके रिवॉल्वर के बट से उसके सर पे मार के उसको इंजर्ड किया, और हमने पकड़ लिया। तब तक वो दूसरा भाग गया था। अच्छा।
उस केस में मैं एक दिन हॉस्पिटल में भी था, फिर जी दूसरे दिन ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज हुआ। उस आरोपी का भी राजू शाहबुद्दीन नाम था। उसका बाद में 1983 में साळस्कर और साथ से एनकाउंटर किया पलकर उन हाँ। लोगों ने एनकाउंटर मलाड में एनकाउंटर किया था उसका। तो लेकिन ये आपका पहला केस था जिसमें आपने अपनी वीरता दिखाई और आपको बुलेट लगी, आपको उसके अंदर इंजर्ड हो गए। दूसरा ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब आपको गोली लगी थी आपको? 1992 में जी एक इंफॉर्मेशन आई थी एटीएस में कि प्राइम मिनिस्टर तब के जी उनकी ग्रैंड डॉटर पुणे में पढ़ती है, तो उसका पीवी नरसिम्हा राव नरसिम्हा राव साहब, जी तो उनकी ग्रैंड डॉटर का किडनैपिंग करके जी उसको हॉस्टेज रख के उन लोगों को जिंदा और सूखा, जो जनरल अरुण कुमार वैद्य साहब की हत्या में केस शामिल थे। हाँ हाँ। सजा पुणे में जो देकर उनको पुणे में जो अरुण कुमार, हाँ पुणे के अरुण कुमार वैद्या जी हाँ जी जी, जी तो उस केस में उनको फांसी की सजा भी हुई थी, और वो शायद उनको फांसी देने वाले थे, तो उनको छुड़ाने के लिए इसको होस्टेज रखने वाले थे और नेगोशिएट करने वाले थे। नरसिम्हा राव साहब की ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ये पोती, पोती। बेटे की बेटी। हाँ जी तो इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन हम वर्कआउट कर रहे थे, तो दहीसर चेक नाका पे जी हमने ट्रैप लगाया था। तब मोबाइल और ये सब चीज तो नहीं थी हमारे पास में, एक वॉकी टॉकी थी। तो हमने एक हमारी टीम रखी थी, एंटॉप हिल से वो गाड़ी निकलने वाली थी, उनका एक साथी मीरा रोड में या बोरेली में कहीं पे पिकअप करके फिर पुणे जाने वाले थे वो लोग। तो जब वो एंटॉप हिल से गाड़ी निकली तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि निकल गए, 3 जन बैठे। फिर बाद में नेशनल पार्क पे वो कार आई, तो एक जन और उसमें बैठ गया, तो 4 हो गए। और जब वो चेक नाका पे आए तो हमने उसको रोका, चारों तरफ से हमने घेर लिया था। तो मैं आगे वाले दरवाजे पे गया था, तो जो आगे वाले सीट पे बैठा था उसने वेपन रखा हुआ था डैशबोर्ड पे। तो मैं वो वेपन पकड़ने गया हाथ में, तब तक उसने उठा के, तब वो जो झटापट हुई उसने फायरिंग की थी, तब मेरे पैर में गोली लगी थी। पर फिर भी हमने उसको पकड़ लिया था। जो पीछे की सीट पे बैठा था उसके दोनों पैर के बीच में AK-47 रखी थी, अच्छा पर वो उठा नहीं पाया। गाड़ी छोटी थी, मारुति, जी तो घुमा नहीं पाया भारत गाड़ी। 800 में। हाँ, अच्छा उसमें वो घुमा नहीं पाया, नहीं तो बड़ा हादसा होता था। अच्छा फिर वो राइट साइड में जो था उसने एक गोली फायर की थी, वो हमारे इंस्पेक्टर थे गोपी चौहान, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी थी। फिर हमने सबको पकड़ा था उस केस में। फिर बाद में वो केस भी पुणे में चला था, तो उस केस में कन्विक्शन भी हुआ था सबको। दुश्मन हमें खाली अपनी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जो हम लोग फिल्में बहुत देखते हैं ना, हम लोग तो फिल्में देखते हैं तो हम लोग आमतौर से देखते हैं कि फिल्म के अंदर जो हीरो होता है ना, जो ऑफिसर ऐसे बंदूक लेता है और ऐसे लेके जाता है, क्या है हैंड्स अप ये वो, तो हम लोग देखते हैं फिल्मों के अंदर जो हीरो लोग करते हैं। आपने दोनों जो केस में जो बताए हैं ना, आप दोनों बार जाके आपने हाथ से उसका वेपन पकड़ा है, आपने अपना वेपन देके उसको कहा नहीं हैंड्स अप ये क्या कर रहा है, मतलब वो फिल्मी स्टाइल नहीं किया आपने? पहली बार तो मेरे पास में वेपन नहीं था, क्योंकि तब वेपन सिर्फ ड्यूटी पे जो थे, मतलब जो यूनिफॉर्म पहन के है उनको मिलते थे। इतने कम वेपन्स होते थे पुलिस स्टेशन में जी 80s में। जी जब 92 में मैं गया था तो मेरे पास में वेपन था, हाँ पर हमारी प्रायोरिटी उसको अरेस्ट करना है। हाँ उसको कोई बट यू दिखा के शूट करना नहीं। नहीं, बट आप उसको एटलीस्ट उसको डिसआर्म तो कर सकिए, यू नेवर नो क्या वेपन हो सकता है। आप दूर से उसको वेपन दिखाएंगे, वो उठा के आपकी तरफ फायरिंग कर देगा। जी तो यू हैव टू डिसआर्म हिम फिजिकली। अच्छा आपको उसको पर्सनली पकड़ के डिसआर्म करना है, उसका वेपन आप उसके हाथ से लेना है। वो फिल्मी स्टाइल उसको वेपन हमारी तरफ करने देना नहीं है, अच्छा। अदरवाइज हमारी या पब्लिक की जान को खतरा हो तो सकता माय पॉइंट इज शायद वो अगर आप उसको वेपन दिखाते हैं तो वो शायद आपको शूट ना है। कर। वेपन्स हमारी पूरी टीम थी, बाकी पीछे जो हमारे थे हमको जो कवर कर रहे थे, हम तो आगे वाली जो टीम थी वो सिर्फ पकड़ने का काम करती है, हमको प्रोटेक्शन देने वाली टीम पीछे थी। जो कवर दे पास में, जो कवर दे रहे थे जी उनके पास में बड़े वेपन्स थे, जी क्या उसमें कार्बाइन्स थी। जी हमने एक सामने डंपर रखा था जी कि हमको ऐसा अंदेशा था कि ये फायरिंग करेंगे, तो जी डंपर रख के उसमें SLR और AK लेके हमारे ऑफिसर्स थे। जी सब दिख रहा था, मतलब वेपन नहीं थे ऐसा नहीं है, अच्छा तब थे। पर रिस्क तो लेनी पड़ेगी, आपको सामने वाले को अरेस्ट करना है, फिजिकली पकड़ना है, तो हमको कोई उसको खत्म नहीं करना था। तो विल यू कॉल इट हीरोइज्म और रेकलेसनेस? नो नो, इट इज
कैलकुलेटेड रिस्क फॉर अरेस्टिंग अ क्रिमिनल, यू हैव जी। टू टेक दैट रिस्क। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपको वेपन दिखाओ तो हाथ खड़ा कर देगा और आ जाएगा, नहीं। कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं आता है। आप वेपन दिखाओ तो पहले भागने लगेगा, जी, वो बोलेगा क्या गोली लगेगी, उसका निशाना चुक जाएगा, पैर में लगेगी, मैं तो भाग जाऊंगा। जी। वो सब वो हीरोइज्म होता है, वो फिल्मों में चलता है। नहीं आपको जैस फिजिकली पकड़ना होता है आरोपी को। अब जैसे वो आपने अभी एंटॉप हिल का जो मोहम्मद अली का जो एनकाउंटर किया आपने, तो वहाँ पे आप क्या है वेल प्रिपेयर्ड थे, आपको पता था आप पे गोलियाँ चलेंगी। तो मतलब आपको हर ऐसे क्योंकि वो लोग ट्रेंड टेररिस्ट थे, जी, एंटॉप हिल में ट्रेंड टेररिस्ट था, उसको पता था कि ये करेगा। जी। तो आपको गोली कहाँ लगी थी उसको इस बार जब आपने पैर में लगी थी, नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट था। जी। तब तो मेरी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, ओह! तो और तब फोन भी नहीं थे घर में, तो काफी स्ट्रेस हो गया। भी हो गया हाँ, था। हाँ, हाँ। मेरे कलीग्स, क्योंकि मुझे जगह से डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए, जी, हमारे कलीग्स सब पुलिस स्टेशन चले गए जी। केस रजिस्टर करने, फॉर्मेलिटीज करने। उसके बाद में वो लोग जब काम खत्म हुआ तो फोन कर रहे थे कि कहाँ है, कैसा है, हुँ, तबीयत के बारे में पूछने के लिए। और मेरे पास में केयर ऑफ नंबर था घर पे, जी। तो वो नंबर पे फोन करते तो बाजू वाले वाइफ को उठाते कि फोन आ रहा है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ, तो फिर उनको भी डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों बार बार फोन आ रहा है, और ये तो उनके साथ में गए हुए लोग फोन कर रहे हैं। फिर बाद में हमारा एक ऑफिस से कोई गया गाड़ी लेके, फिर वाइफ को लेके नानावटी हॉस्पिटल में आया, तब मुझे मिला था। देशमुख साहब को गोली लग गई है। कैसा आपकी वाइफ को कैसा फ़ील होगा? प्रेग्नेंट वाइफ तो को सी इमेजिन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। हाँ, 1 अगस्त को मेरी डॉटर की ये हुई थी, बर्थ हुआ था अच्छा, 92 में, जी। और ये जून का है। तो बच्ची काफ़ी सौभाग्यवती थी आपके लिए कि आपकी जान जो बच गई, आप सीरियसली कुछ हुआ नहीं आपको। तो ऐसे और कोई एनकाउंटर्स में कुछ आपके लिए कोई और तकलीफ या कोई इंजरी हुई आपको? नहीं, इसमें भी अभी लोखंडवाला के एनकाउंटर में भी काफी रिश्ते, उसमें तो मेरे साथ में जो अंदर गए थे उसमें से 2 जन तो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। जी, मतलब इंस्पेक्टर कवि जब अंदर गए, हुँ, तो अंदर जाते उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो उनके तो हाथ में इधर गोली लगी, तो उनको ही कुड नॉट जी, मूवीज़ एंड दिस जी, जी, वेपन। जी, उनके पीछे घराल था, जी, इंस्पेक्टर घराल, जी, उसके तो चेस्ट में गोली लगी तो ऐसे नीचे गिर गया, मतलब उल्टा ही गिरा वो। अच्छा, उसके पीछे मैं था। अच्छा, गराल के पीछे आप थे। हाँ, मैं तो मुझे तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी, इन दोनों की जान बचानी थी, और सामने वालों पे फायरिंग करनी। तो मैंने तो पूरी मैगजीन उनके ऊपर खाली की थी, जी, कार्बाइन की। 1992 का लोखंडवाला एनकाउंटर है। हाँ जी, 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 इस तरह से रिस्क तो लेनी पड़ती है। जी, फिर मैंने उसको उठा के बाहर भी लाया, फिर इसको घराल को तो ऐसे खींच के बाहर निकालना पड़ा, बैठ नहीं सकता था, ऐसा पंप जैसा बट वो बच गए, उनको कुछ हुआ नहीं ना? कवि साहब कोमा में था फिर। अच्छा, कोमा में थे? हाँ, घराल तो कोमा में था, हिंदुजा में एडमिट था काफी जी, दिन तक। बट रिकवर हो गए? पंचर हुई थी, हाँ। रिकवर हो गए, जी। और कवि साहब का तो लास्ट तक, मतलब रिटायरमेंट तक भी उनका उंगली नहीं चलता था। नहीं चलता उनका। काफ़ी हीरोइक लाइफ़ जी है आपने एक्चुअली देशमुख साहब कहा जाए तो। 58 एनकाउंटर्स के लिए मेरा फिगर सही है कि गलत है? बिल्कुल। कौन-कौन सी गैंग के थे और कौन-कौन लोग थे ये? इसमें टेररिस्ट काफी थे। ये शूट आउट एट लोखंडवाला में छः दाऊद के थे, जी, अबू सलेम के 8-9 थे, जी, बाकी दूसरी गैंग्स के अमर नाइक गैंग के थे, जी। अलग अलग गैंग्स के लोग हैं। यानी मैक्सिमम विकेट्स आपने अबू सालिम के गैंग के लिए आपने, हाँ, 9 आपने उसके गैंग के लिए। देशमुख साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने आके हमसे बातें की और इतनी सुपर्ब बातें आपने बताई हैं। ऑडियंस मैं खाली आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो कमेंट से प्लीज़ लिखिए। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मिस्टर सुनील देशमुख एक रेयर ऑफिसर हैं विथ वेरी रेयर काइंड ऑफ स्टफ। मतलब मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, उन्होंने दोनों मर्तबा जाके अपने हाथ से उस बंदूक को नॉन फ़िल्मी स्टाइल में खींचा और मतलब पहली बार एटलीस्ट 81 में तो बहुत यंग थे और उस ज़माने में उन्होंने एक राजू शाहबुद्दीन को जो देखा दादागिरी करते हुए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ हमारी पुलिस ऐसे ही हो कि वो सामने जब किसी पे अत्याचार और ज़ुल्म हो रहा हो, तो वो स्टैंड ले और हमारे नागरिकों की सुरक्षा करे। इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो बहुत-बहुत शुक्रिया। मच। थैंक यू, गुड बाय।